आर यू? वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल अजय की फिजिक्स। बच्चों आज फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। टॉपिक क्या है वो अभी बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। हेडिंग तो आपको वैसे भी दिख ही रही होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बट ये इस टॉपिक में जो पढ़ना है वो क्या है, उसके पहले मैं उसको रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझा दूँ। एग्जाम्पल्स पे आते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि एग्जैक्टली ये थ्योरी क्या है। सबने कभी ना कभी बैले डांसिंग देखी होगी, लाइव या फिर टीवी में। नहीं देखिए? झूठ मत बोलो, देखिए। नहीं देखिए तो चलो अब देख लो, सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। देख लिया? कैसा लगा? सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये लड़की कौन है, कौन सी एक्ट्रेस है, उसके सिवा और किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया होगा। आई नो, बट उसको ज़्यादा गौर से देखो मत, पहचान नहीं पाओगे। जो दिखाना था, मेरा मोटो ये था उस वीडियो के पीछे कि अगर आपने ध्यान से देखा हो तो स्टार्टिंग में लड़की स्लो डांस कर रही थी, स्लोली रोटेट हो रही थी, फिर सडनली उसकी स्पीड बढ़ जाती है, फिर स्लो हो जाती है, फिर स्पीड बढ़ जाती है। करेक्ट? नहीं देखा ना, मुझे मालूम था, रिप्ले कर रहा हूँ, फिर से देखना। सडनली लड़की की स्पीड बढ़ती है रोटेट करने की, अपनी बॉडी को सडनली कम हो जाती है। बट जब उसकी स्पीड ज्यादा थी तब उसकी बॉडी का पोस्चर कैसा था, और जब बॉडी की स्पीड कम थी तब बॉडी का पोस्चर कैसा था। बॉडी की स्पीड ज्यादा थी तब कैसा था, बॉडी की स्पीड कम थी तब कैसा पोस्चर था बॉडी का, उसको ऑब्जर्व करना था। ठीक है? नहीं ऑब्जर्व किया होगा तो अब देखो फिर से। देखा? तो बॉडी जब हाई स्पीड से रोटेट हो रही थी उसके बॉडी का पोस्चर कुछ और था, मतलब कुछ ऐसे थी। जब बॉडी का स्पीड कम हो जाता है तो दैट टाइम रोटेशन का स्पीड और बॉडी का पोस्चर भी डिफरेंट था। ऐसा क्यों? किसी ने रोका तो नहीं उसको, बॉडी को आके किसी ने रोका नहीं ऐसा, रुको ज्यादा तेज हो रहा है, धीरे 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 धीरे, या फिर सडनली जब स्लो हो रही तो किसी ने आके उसको धक्का नहीं मारा कि तेजी से नाचो, ऐसा नहीं था। तो सडनली बॉडी का स्पीड कम और ज्यादा ये कैसे कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, बिना किसी एक्सटर्नल टॉर्क के या बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के बॉडी का रोटेशन चेंज कैसे हो जाता है। एक और एग्जांपल, इस इमेज को देखो, कैसी है इमेज। फिर ये चक्कर में मत पड़ो कि कौन खुद ही मार रहा है ऊपर से, वो सोचने की जरूरत नहीं है। सोचने वाली बात ये है कि जब वो स्विमर ऊपर से डाइव करता है तो उसकी पूरी बॉडी की पोजीशन कैसी थी, फुल्ली ओपन, एकदम स्ट्रेट। बट जब वो हवा में होता है और उसको ऐसे चक्कर काटने होते हैं तब बॉडी की पोजीशन कैसी है, उसने अपनी बॉडी को फोल्ड कर लिया है। राइट? फोल्ड करते हुए बॉडी को रोटेट कर रहा है, और फाइनली जैसे वो पानी के अंदर गिरने वाला होता है फिर उसने अपनी बॉडी को ओपन कर दिया होता है। तो इसके पीछे क्या साइंस है? क्या वो सीधा बॉडी को रख के रोटेट नहीं हो सकता था? अब ये पेन है, ऐसे भी तो रोटेट हो सकती है ना, सीधा सीधा रोटेट हो सकती है। तो बॉडी को बेंड करने के पीछे का लॉजिक क्या है, बॉडी को बेंड करने के पीछे का लॉजिक क्या है, इसी चीज को समझाएगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको समझ लेते हैं, बाकी सारी चीजें अपने आप समझ आ जाएगी। देखो इस बच्चों इस लेक्चर के टॉपिक को समझाने से पहले मैं कुछ चीजें मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक चीजें रोटेशनल डायनामिक्स की पता होगी, क्योंकि रोटेशनल डायनामिक्स का ये एंड पार्ट है। रोटेशनल डायनामिक्स का ये एंड पार्ट है, और एंड चैप्टर का एंड मतलब एटलीस्ट कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं याद दिला दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू होता है mr²। बेसिक फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी गिवन बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट of mass of the body and square of its distance, mass of the body and square of the distance। और थोड़ा सा एलैबोरेट कर लूँ तो कुछ ऐसा है, सपोज अगर एक बॉडी है, इरेगुलर शेप की बॉडी है, it is made up of multiple particles like m1 m2 m3 m4 and it is rotating about a given axis, it is rotating about a given axis। पार्टिकल का मास m1, एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस r1, पार्टिकल का मास m2, एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस r2, पार्टिकल का मास m3, एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस r3, पार्टिकल का मास mn, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस rn। तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी इज समेशन ऑफ mr²। क्या बनता है? समेशन ऑफ mr², मतलब I इज इक्वल टू m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस डैश 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 mn rn²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस डैश 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 mn rn²। तो इससे क्या होता है, कुछ चीजें मैं ये इसका पार्ट नहीं है बट मुझे इसको समझाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ और थोड़ा मान के चल रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से आता होगा।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन ऑफ mr स्क्वायर। तो कॉमन सेंस है कि अगर ये मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से नजदीक होगा तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो डिस्टेंस का स्क्वायर की वैल्यू कम होगी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। लेकिन इसी मास को अगर मैं ज्यादा दूर लेके जाऊं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा दूरी पर लेके जाऊंगा तो क्या बढ़ जाएगा, आर का वैल्यू इंक्रीज होगा। आर का वैल्यू इंक्रीज होगा तो कॉमन सेंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। इतना तो क्लियर है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू क्लोज टू एक्सिस ऑफ रोटेशन तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। अगर मास इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। इतना चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी पता होगा तो अब मैंने आपको बता दिया, क्लियर। अब आते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पे। पहले इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझते हैं और उसके बाद मैं आपको वो दोनों एग्जांपल जो मैंने आपको अभी वीडियो और एक इमेज दिखाई उसका रीजन समझाऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। फाइन, चलो तैयार हो जाते हैं अस्त्र शस्त्र लेके लड़ाई पे। फिलहाल टॉपिक हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज angular momentum is nothing but the cross product of linear momentum and its position vector. Obviously angular momentum is also a vector quantity. ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पहले से पढ़ी हुई हैं, ठीक है। सारी चीजें हम समझाने जाऊंगा तो मेरे 2 घंटे का लेक्चर होगा, पूरा चैप्टर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आपको बेसिक फॉर्मूला पता है। एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड इट्स लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है अभी मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था। तो एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड इट्स अ लीनियर मोमेंटम। डू वन थिंग, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ आप उसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलेगा, देखो dl by dt is equal to differentiation of r cross p with respect to t. Keep this dl by dt as it is. dl by dt को as it is रखते हैं equal to, ये अब यहाँ पे फिजिक्स का कुछ काम नहीं है, इट्स सिंपल मैथमेटिक्स, इट्स प्योरली मैथमेटिक्स। इसका आएगा r cross dp by dt प्लस फर्स्ट हाफ, देन इट विल बी सेकेंड पार्ट में आएगा आपका p क्रॉस dr by dt। ये है आपका डिफरेंशिएशन आई मीन डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी, r क्रॉस dp by dt और p क्रॉस dr by dt। चलो इसको हम एज इट इज कंटिन्यू करते हैं। dr by dt इज इक्वल टू, r को ऐसे ही रखो, dp by dt अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, rate of change of linear momentum is nothing but force। होप आपको याद होगी, पिछले वीडियो में भी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। rate of change of momentum is nothing but force, okay। then p will remain as it is, cross dr by dt, r is nothing but position, position means rate of change of position is nothing but velocity और rate of change of displacement is taken as velocity। तो हम इसको p cross v लिख सकते हैं। p stands for linear momentum of dl by dt is equal to r cross f। हमने रोटेशन डायनेमिक्स पढ़ी है, हमको पता है r cross f मोमेंट आर्म इनटू फोर्स is nothing but torque प्लस p लीनियर मोमेंटम को वैसे लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी क्रॉस v। मास इज अ स्केलर टर्म, v वेलोसिटी है, v क्रॉस v। अब आपको वेक्टर्स की प्रॉपर्टी पता हो, अगर आपको वेक्टर्स की प्रॉपर्टी पता है तो हम सिंपली बोल सकते हैं v क्रॉस v जीरो होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर इज जीरो, v क्रॉस v जीरो, तो m इनटू जीरो। तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, dl by dt is equal to torque। dl by dt is equal to torque, क्लियर। अब यहां पे देखो, if dl by dt मतलब rate of change of angular momentum is equal to torque। अब एक कंडीशन में इंप्लीमेंट करता हूं यहाँ पे, if suppose this torque is equal to 0, मैं मान के चलूं कि किसी भी सिस्टम पे टॉर्क का वैल्यू अगर 0 है
इफ टॉर्क इक्वल्स टू जीरो तो कॉमन सेंस है फिर मैं dl by dt इक्वल्स टू जीरो लिखूंगा, isn't it? बिकॉज टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर है, dl by dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है, तो dl by dt इक्वल्स टू जीरो हो गया। बट अगर dl by dt जीरो है तो प्रॉपर्टी फ्रॉम डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन से आपको पता होना चाहिए किसी भी कांस्टेंट टर्म का ही डेरिवेटिव जीरो होता है। अगर dl by dt जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, L is equal to a constant, L is equal to constant। ये मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के टर्म में बात कर रहा हूं। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, इन मैग्नीट्यूड वाली तो L is equal to constant, करेक्ट। और L constant मतलब क्या, रोटेशनल डायरेक्शन पढ़ रहे हैं भाई, हमको एक और फॉर्मूला पता है L का, एंगुलर मोमेंटम का, L is also equal to I omega in terms of moment of inertia, तो L is nothing but I omega, तो I omega is equal to constant, I omega constant है, यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर I omega constant है तो उस बेस पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं I1 omega 1 is equal to I2 omega 2, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2। बट ये कंडीशन कब वैलिड होगी, इफ टॉर्क इक्वल्स टू जीरो, मतलब टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। मतलब समरी ये है कि किसी भी अगर बॉडी पे रोटेट करते हुए बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क का वैल्यू जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट ऑलवेज, हर पोजीशन में, किसी भी पोजीशन में वो बॉडी हो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब प्रोडक्ट ऑफ आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, मतलब I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। मींस अगर एक सर्टेन वैल्यू उसकी पहले है I1 ओमेगा 1, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज किया तो इस प्रोडक्ट को बैलेंस करने के लिए या कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाऊंगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करूंगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इस तरह से ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मैथमेटिकल प्रूफ। क्लियर है? If net external torque acting on the system is zero, the net angular momentum of the system remains constant or remains conserved. That means initial angular momentum will be equal to final angular momentum. यही लॉ है और यही लॉ काम करता है जो मैंने आपको अभी वीडियो और पिक्चर दिखाया या इमेज दिखाई, दोनों के पीछे, वो बैले डांसिंग हो चाहे हमारा डाइविंग हो स्विमिंग पूल्स पे, सबके पीछे एक ही प्रिंसिपल काम करता है। कैसे, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको स्टेज पर। पहले वो आपको एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आया होगा। अब देखो, जैसे मैंने बताया आपको डाइविंग के सब बैले डांसिंग से स्टार्ट करते हैं। बैले डांसिंग के केस में जैसे मैंने बताया, बैले डांसर ने क्या किया था, आपने वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखा था, लड़की को फेस को पूरी तरह से नोटिस किया था, पहचानने की कोशिश भी की थी, बट फॉरगेट अबाउट दैट, आप पहचानते रहो, मैं मेरा काम करता हूँ। मेरा काम ये बताना कि स्पीड कम या ज्यादा कैसे हुई। आपने नोटिस किया कि जब उसकी बॉडी का पोस्चर कुछ ऐसा था, मतलब उसने अपने हाथ और पैर को अपने नजदीक लिया था, तब उसकी स्पीड ज्यादा थी। जब से उसने अपने हाथ पैर फैलाए उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों, कैसे? वो भी बिना किसी एक्सटर्नल टॉर्क के। मतलब एक्सटर्नल टॉर्क वहां पे था क्या, नहीं ना, एक्सटर्नली कोई इसको रोकने नहीं गया था, एक्सटर्नली कोई इसको धक्का मारने नहीं गया था, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो था। और अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो I1 ओमेगा 1 विल बी कांस्टेंट। अब देखिए, सपोज करो कि ये डांसर पहले हाथ पैर इसने एकदम स्ट्रेच करके रखा हुआ है और फिर सेकंड पोजीशन में उसने क्या किया, अपने हाथ और पैर को इस तरह से हाथ को फोल्ड कर लिया, फिर पैर को भी काफी नजदीक रख लिया, फिर यहाँ पे जो वेलोसिटी थी और यहाँ पे जो वेलोसिटी थी ओमेगा 1, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा 2, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। इस केस में बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस केस में ज्यादा होगा? अगर मैं यहाँ पे लिखूं I1 ओमेगा 1 और यहाँ पे लिखूं I2 ओमेगा 2, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क तो था नहीं, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 होगा। यस होगा। मोमेंट, अब देखते हैं कि ओमेगा 2 ज्यादा क्यों होगा और ओमेगा 1 कम क्यों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी हमने फॉर्मूला देखा mr², I is equal to mr² होता है। तो इस केस में बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा था। बॉडी का जब डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, मतलब I1 विल बी ग्रेटर देन I2। अगर ये दोनों इक्वल है तो अब देखो I1 by I2 इज इक्वल टू होता है ओमेगा 2 by ओमेगा 1, बट एज फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ वी कैन से
I1 इज ग्रेटर देन I2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, उल्टा। इफ I1 इज ग्रेटर देन I2 मतलब I2 कम है, तो ओमेगा 1 विल बी लेस देन ओमेगा 2, सो फिर क्या होगा, ओमेगा 2 विल बी ग्रेटर देन ओमेगा 1, उल्टा रिलेशन है ना भाई, क्योंकि इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। इनिशियल एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है इसके साथ। तो इसका जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो उसका करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी। और यही रीजन है कि जैसे रोटेट होते होते अगर सडनली उसने बॉडी को फोल्ड किया तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और रोटेट होते होते सडनली बॉडी को जब ओपन कर देगी तो बॉडी को इस तरह से ओपन कर देगी तो अपने उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम बढ़ जाएगी और एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। यही पूरा फंडा काम करता है इस बैले डांसिंग में। ये था दूसरा डायग्राम जो मैंने आपको दिखाया था, उसमें था डाइवर। सपोज में जब डाइवर ने यहाँ प्लेट से जंप किया तो उसने बॉडी को ऐसे रखा था, फिर ऐसे रखा, फिर आपने देखा बॉडी को उसने फोल्ड किया है, बॉडी को फोल्ड किया है, फिर बाद में जैसे नीचे उतरने लगता है बॉडी ओपन कर देता है। यहाँ पे उसने बॉडी को फोल्ड क्यों किया था, क्योंकि उसको हवा में पानी में डायरेक्ट नहीं गिरना था, उसको जब हवा में रहते हुए कुछ रोटेशंस परफॉर्म करने थे। रोटेशन परफॉर्म करना इजी तब होता है जब आप बॉडी को बेंड कर देते हो। सेम यही लॉजिक देखो, जब डाइवर अपनी बॉडी को ऐसे बेंड कर लेगा तो उसका बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी, रोटेट होने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, तो कम टाइम में वो ज्यादा रोटेशंस परफॉर्म करते हुए नीचे गिरेगा। लेकिन अगर पूरी बॉडी को ओपन रख के ही जंप करता ना तो वो रोटेट नहीं कर पाता, ज्यादा एक आधा रोटेशन परफॉर्म कर लेता। लेकिन जब बॉडी को फोल्ड करके वो रोटेट होगा तो क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो कम टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा रोटेशंस परफॉर्म करते हुए यहाँ से नीचे गिरेगा फाइनली। और जब गिरना जाता है तो उसको स्पीड कम करनी पड़ती है, पानी में गिरने से पहले उसको अपनी स्पीड कम कर लेनी है, इसलिए पानी के नजदीक आते हैं वो अपनी बॉडी को ओपन कर देता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। और इस तरह से ये पूरा फंडा काम करता है। यहाँ पे भी कोई एक्सटर्नली उसको न धकेल रहा है ना कोई रोक रहा है, अपने आप बॉडी की स्पीड बढ़ रही है और घट रही है बिकॉज ऑफ जस्ट चेंज ऑफ पोस्चर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंगुलर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, और एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो यहाँ पे भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, और यही वो फंडा काम करता है। तो ये बैले डांसिंग का कंसेप्ट और डाइविंग का कंसेप्ट पूरा का पूरा सेम टू सेम है, और वो सेम टू सेम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, चलो कंसेप्ट भी समझ लिया, एग्जांपल्स भी देख लिए, अब एक दो न्यूमेरिकल भी करके देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स चलो कैसे आते हैं न्यूमेरिकल बताओ। बहुत सिंपल बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन बैले डांसिंग से स्टार्ट करते हैं। सपोज देयर इज अ बैले डांसर, when its body is stretched like this way, that time its moment of inertia is I1 और इसकी angular velocity है suppose 20 radian per second की। Fine. Suddenly the dancer closes this body like this way. Suddenly the dancer closes her body like this way so that the moment of inertia that is I2 becomes half of the present, मतलब यहाँ पे जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसका हाफ हो जाता है, that means I1 by 2 हो जाता है। तो फाइंड आउट इट्स न्यू एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन समझा आपको? पहले बॉडी ओपन करके डांस कर रहा है, उसमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, एंगुलर वेलोसिटी है 20 रेडियन पर सेकंड। सडनली उसने अपने बॉडी को फोल्ड कर लिया सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स हाफ ऑफ द प्रेजेंट, तो व्हाट विल बी इट्स न्यू एंगुलर वेलोसिटी? वेरी सिंपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करो बच्चा, और कुछ नहीं करना है। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? ऑब्वियसली टॉर्क इक्वल्स टू 0 है तो I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे I1, ये स्पीड 20, यहाँ पे I1 by 2, तो ये ओमेगा 2 आपको फाइंड आउट करना है। I1 ने I1 को मार दिया, ये गया इधर 40, तो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी होगी 40, ओमेगा 2 इज 40 रेडियन पर सेकेंड। देखा, बॉडी को कोलैप्स करते ही, क्लोज करते ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ हो गया और सडनली वेलोसिटी डबल हो गई। अब ये यहाँ पे ज्यादा तेजी से नाचेगा। सिंपल है यार। एक और, चलो एक और एग्जांपल देखो। जैसा कि पता है आपको कि अर्थ आल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस।
सपोज ये हमारा अर्थ विच रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, लेट इट बी द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर। अब क्वेश्चन अगर ऐसा मैं बोलूं, सपोज सडनली अर्थ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सडनली अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स, सडनली अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू हाफ ऑफ इट्स साइज, जो करंट साइज थी वो अब साइज रिड्यूस हो गई है, अब कितनी हो गई है करंट की हाफ, r/2। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अगर यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस है 24 आवर्स का, तो इस केस में इसका टाइम पीरियड कितना होगा? करंटली अर्थ का टाइम पीरियड अबाउट इट्स ओन एक्सिस 24 आवर, 24 घंटे में रोटेशन कंप्लीट करती है, सबको पता है। अगर अर्थ सपोज रिड्यूस हो जाए, अपने करंट साइज का आधा हो जाए, कीपिंग मास कांस्टेंट, मास में कोई चेंज नहीं होगा, खाली बॉडी श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक होकर अगर उसका साइज r/2 हो गया, रेडियस r/2, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? मतलब अब वो अपने चारों तरफ एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? इनडायरेक्टली लेंथ ऑफ अ डे कितना होगा? अगर बॉडी सडनली श्रिंक होती है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क, तो यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एप्लीकेबल होगा। यस एप्लीकेबल है। तो फॉर्मूला I1 ω1 = I2 ω2 यहाँ पे भी लगेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर, अर्थ स्फीयर है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है 2/π mr², इनिशियली रेडियस r1। ओमेगा को हम टाइम पीरियड के टर्म में 2π/t1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 2/π, सेम मास बट रेडियस r2 का स्क्वायर, टाइम पीरियड 2π/t2। कॉमन चीजों को गायब करो, r1²/t1 = r2²/t2। जो भी वैल्यूज आपको पता है वैल्यू प्लेस कर दो। इनिशियल रेडियस है r, तो ये बन गया r²। इनिशियल टाइम पीरियड है 24 आवर, r2 इज हाफ ऑफ दैट, r/2 का स्क्वायर कितना होगा? r²/4। यहाँ पे बचा आपका t2, r² कैंसिल, तो 4t2 = 24, तो t2 = कितना? 6 आवर्स, t2 = 6 आवर्स। देखा सवाल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। अगर हमारा अर्थ रिड्यूस होके आधा हो जाए साइज का, अपने करंट साइज का आधा, कीपिंग मास कांस्टेंट, तो आपका जो 24 घंटा लगता है ना एक दिन खत्म होने में, वो सिर्फ कितना लगेगा? 6 घंटे। 6 घंटे में काम तमाम। 6 घंटे में मतलब आज 3 घंटे के दिन 3 घंटे की रात हो भाई, पागल हो जाओगे आप तो। इतना ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चन। और भी क्वेश्चंस आते हैं, बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक और कर लेते हैं। आपने देखा होगा एक सपोज एक रोटेटिंग डिस्क है, क्वेश्चन है देयर इज अ रोटेटिंग डिस्क, it is initially rotating with angular velocity, suppose the moment of inertia of this is 10 kg/m², इसका moment of inertia है currently, तो इसको हम I1 लेते हैं। currently it is rotating with angular velocity of ω1 which is suppose 2 radian/second या 20 radian/second ले लेते हैं, 20 radian/second की स्पीड से ये रिवॉल्व कर रहा है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस रोटेट हो रहा है। सडनली आपको क्या करना है, इसी रोटेटिंग डिस्क पे, सडनली इसी रोटेटिंग डिस्क पे सेंटर से 1 मीटर की दूरी पे एक मास यहाँ पे गिराना है, जिसका मास है सपोज 2 kg। ठीक है, इस रोटेट करते हुए डिस्क पे आप सडनली एक मास गिरा दो 2 kg का, सेंटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे। तो जैसे ही आप मास गिराओगे यू विल फाइंड कि बॉडी का वेलोसिटी चेंज आएगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी विल चेंज। तो क्वेश्चन यही है कि अगर एक 2 kg का बॉडी मैंने उस रोटेट करते हुए डिस्क पे 1 मीटर की दूरी पे गिराया और वो बॉडी से चिपक के वहीं पे बैठा है और डिस्क रोटेट हो रहा है, तो अब उसकी नई एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, मतलब ω2 क्या होगा। वही सेम कंसेप्ट यार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 ω1 = I2 ω2। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, I1 ω1 = I2 ω2। इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ इसका था, करेक्ट, इसको हम I1 चलो वैल्यूज प्लेस कर देते हैं पहले, इसका 10 × 20 फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जब फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होगी तो डिस्क तो है ही ऑलरेडी, उसके साथ में ये बॉडी मास भी तो रोटेट होगा ना, तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 प्लस इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉइंट साइज की बॉडी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr², m × r²। तो मास कितना m, डिस्टेंस इज r, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ठीक है 2 × 1 × ω2, ये आपका
वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि पूरा सिस्टम सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होगा। समझ में आया? न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट स्मॉल मास व्हिच इज ऑफ मास 2 kg। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? mr²। m की जगह पे 2, r की जगह पे 1, तो आंसर वही आएगा। ये हो गया हमारा 200 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 ओमेगा 2 विच इज नथिंग बट 12 ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय 12। 200 डिवाइड बाय 12। अब इसको मिनिमाइज कर लो, 4 से मिनिमाइज कर सकते हैं 50। सो 50 बाय 3 इट इज अप्रोक्सीमेटली 16.66 रेडियन पर सेकेंड, क्लोज टू 17 के आसपास हो जाएगा। जो पहले 20 रेडियन पर सेकेंड की स्पीड से रोटेट हो रहा था, अब कितने की स्पीड से रोटेट होगा? 16.66 रेडियन पर सेकेंड की स्पीड से अब ये रोटेट होगा। ओके बच्चा, सो 3 न्यूमेरिकल, 2 थ्योरेटिकल एग्जांपल, उसका प्रूफ सब कुछ बता दिया। सो होप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और नहीं समझा होगा तो फिर से रिपीट वीडियो देख लो, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लो, बट वीडियो देखते रहो और पढ़ते रहो। इसी के साथ टाटा बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी और नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।